प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ रहे थे और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स तक हम लोगों ने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़नी है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको मिलेगा अगर आप क्या करें, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। ठीक है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब ये, जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना के लिख दें या फिर जो कॉलम्स हैं उनको रोज बना के लिख दें। तो इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होगी क्योंकि हमने रोज को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज बनाना होता है। तो अगर आपके के पास स्टार्ट में अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब अब रोज को कॉलम्स या कॉलम्स को रोज बना देंगे तो ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। मीन्स अगर पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज स्मॉल m और नंबर ऑफ कॉलम स्मॉल n थे, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसफर लेने के बाद उसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास स्मॉल n हो जाएंगी और नंबर ऑफ कॉलम जो है स्मॉल m हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है और हम लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज को जो है वो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके नेम के ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं इस तरह, जो ये बताता है कि हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है। तो मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखिए कितना है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, तो 4 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा आपके पास 4 क्रॉस 3, 4 रोज और 3 कॉलम्स। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो नंबर ऑफ रोज जो रोज लिखी हुई हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दें, या फिर जो कॉलम्स लिखे हुए हैं उनको रोज में चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहली रो लिखी हुई है 1 to 5, मैं क्या करूँगा, इसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ। तो पहली रो का क्या करते हैं, उसको पहला कॉलम बना देंगे। उसके बाद जो दूसरी रो है 5 7 0, उसका क्या कर देंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे। तीसरी रो का इसी तरह तीसरा कॉलम, और फोर्थ रो को जो है वो इसी तरह फोर्थ कॉलम में जो है वो चेंज कर देंगे। तो इन दी एंड आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, अब अगर बात करें ऑर्डर की, तो जो पहला मैट्रिक्स था, जो मैट्रिक्स ए था, उसका ऑर्डर था आपके पास 4 क्रॉस 3। लेकिन जब आप लोगों ने ट्रांसफर ले लिया, तो ट्रांसफर लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 है। तो 3 रोज और 4 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपके पास 3 क्रॉस 4। तो यहाँ से जो है वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था आपके पास 4 क्रॉस 3, लेकिन जब आप लोगों ने ट्रांसफर लिया, तो ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 4 बन गया है। तो ऑर्डर जो है वो इस तरह चेंज होगा, और ट्रांसपोज जो है वो आप फाइनल कर सकते हैं रो यहाँ तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को जो है वो रोज में चेंज कर दें, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की, कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं। तो डेफिनेशन की ये है, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले बात हो रही है सेम ऑर्डर की। जब भी आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कहना है, तो पहली बात ये है कि उनका ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो दो मैट्रिसेस जो है वो कभी भी आपस में इक्वल कंसिडर नहीं होंगे। तो दो मैट्रिसेस हैं अगर आपके पास जिनका ऑर्डर सेम है, तो उनको हम इक्वल कहेंगे। इक्वल तब कहेंगे इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो, कोरस्पोंडिंग एंट्री मीन्स कोरस्पोंडिंग पोजीशन वाली एंट्रीज जो हैं वो अगर आपस में इक्वल हैं, तब हम उस सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को कहेंगे कि वो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं इक्वल मैट्रिसेस के लिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके मैट्रिसेस जो दो है गिवन आपको दिए गए हैं, जिनको आपने चेक करना है इक्वल है या नहीं, उनका सबसे पहले तो ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तब भी दो मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो आपस में इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर यहाँ पे देख सकते हैं दो मैट्रिक्स आपको गिवन दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी आपके पास 2x2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी आपके पास 2x2 ही है। तो ऑर्डर्स तो दोनों मैट्रिक्स के सेम है। अब बात करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज की। तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 2 है, बी की भी 2 ही है। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है उसकी पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री -5 है। अगर आप बी की जो पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री की बात करें तो वो आपके पास है 2 -7, और 2 -7 किसकी इक्वल होता है, -5 की इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे कॉलम वाली एंट्री भी क्या है, सेम है। उसके बाद दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री की बात की जाए मैट्रिक्स ए की तो 7 है, और मैट्रिक्स बी की भी 4+3 7 ही है, और लास्ट एंट्री जो है वो 4 है, और मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री से क्या है वो भी 4 है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, और दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज वो भी आपस में इक्वल है, या कह लें कि उनके जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। इसलिए दोनों मैट्रिक्स ए और बी के होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल कंसिडर होंगे। और इक्वल लिखने के लिए आप लोग जो है ये नोटेशन यूज करेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही एंट्रीज जो है लिखी हुई हो, इस तरह चेंज करके भी लिखी हुई हो सकती हैं। मैं जैसे यहाँ पे -5 था और यहाँ पे 2 - 7 लिखा हुआ है, और 2 - 7 -5 की इक्वल होता है। तो एंटीज अगर डायरेक्टली आपस में इक्वल नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन अगर उनके आंसर्स आपस में इक्वल हैं, तब भी आप उन एंटीज को आपस में इक्वल कंसिडर ही करेंगे, क्योंकि 2 - 7 -5 ही होता है मैथमेटिक्स में। और तो ये वाला -5 और ये 2 - 7 ये वाला भी -5, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल ही हैं। तो ये दोनों एंट्रीज क्या है, इनको आपस में इक्वल कंसिडर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो या उनके आंसर जो आ रहे हैं वो आपस में इक्वल हो, तभी वो एंट्रीज को हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल कंसिडर करेंगे। तो अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है, तब हम कहेंगे दो मैट्रिसेस क्या है, आपस में इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्री मैट्रिक्स का होता है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको वापस फिर से वही मैट्रिक्स ए जो है वो मिल जाए जिसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया है। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है किसका, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, या इसका ऑर्डर कह लेंगे 3x3 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर लेते हैं, मीन्स रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे पहला कॉलम है 2 4 3, इसको मैं पहली रो बना देता हूँ 2 4 3। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है 4 2 - 4, इसको इस मैट्रिक्स की दूसरी रो बना देता हूँ। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है 3 - 4 और 3, इसको तीसरी रो में चेंज कर देता हूँ। तो मैट्रिक्स जो ए था उसके कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है। तो जब रोज में चेंज कर दिया, इंडियन मुझे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ये मैट्रिक्स ए था तो ये फिर क्या होगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। अब हम मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के आंसर को देखें, वो वही मैट्रिक्स बन रहा है जो कि हमारे पास ओरिजिनली मैट्रिक्स ए था। तो ए के ट्रांसपोज जब हमने लिया तो आंसर हमारे पास वापस फिर से क्या आ गया है, मैट्रिक्स ए ही आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल, उसके अलावा खुद भी जो है वो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो बहुत सी एग्जांपल बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने कोई मैट्रिक्स जो है वो स्पेशल याद करना है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको जो है उसमें वो मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाए और आप कह सके कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप खुद से भी बहुत सारे बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वो सीखने के लिए सबसे पहले जो है आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है। इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, डायगोनल एंट्रीज वो वाली होती हैं जिनकी पोजीशन अगर आप देखें तो उनकी पोजीशन में रो नंबर और कॉलम नंबर जो है सेम आ रहा होता है। जैसे ये पहला 2 है, ये पहली रो पहले कॉलम में है, दूसरा 2 है ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है, ये 3 जो है वो ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम में है।
तो जिन एंट्रीज की रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो उन एंट्रीज को स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में जो है वो डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में देखिए डायगोनल एंट्रीज जो है आप चाहे जो मर्जी ले लें, 2 2 3 या 2 -1 2 जो मर्जी अपनी मर्जी से ले लें। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने नॉन डायगोनल एंट्रीज लेनी है, नॉन डायगोनल एंट्रीज उनको कहते हैं जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा होती हैं। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 को देखिए, अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड पे बिल्कुल इसके सामने भी क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड पे कॉर्नर में देखें तो वहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे इस 3 के नीचे अगर -4 लिखा हुआ है तो -4 की बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे जो है वो भी -4 ही लिखा हुआ है। तो जो सामने वाली एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है सामने वाली, वो सेम रखी हुई है। तो अगर इस तरह आप किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे तो जब उस आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगा जो मैट्रिक्स आप लोगों ने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल खुद से बना के दिखाऊं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की तो कैसे बनेगी आपके पास। एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में 2 × 2 का लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 × 2 का। इस मैट्रिक्स को जो है लेट्स मैं मैट्रिक्स ए का नाम दे देता हूँ। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज कोई भी मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, लेट्स से 1 और 2। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि अपोजिट एंट्रीज आ रही होंगी नॉन डायगोनल एंट्रीज, मैं क्या करूंगा उनको आपस में सेम रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ नॉन डायगोनल एंट्री तो यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 6 ही लिख दूंगा। अब क्या करते हैं, अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। तो मैट्रिक्स ए है उसकी पहली रो क्या है, उसकी पहली रो आपके पास है 1 और 6। क्या करेंगे, इसको पहला कॉलम बना देंगे 1 और 6। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है उसकी दूसरी रो क्या है, उसकी दूसरी रो है 6 और 2। इसको क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे, दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2, ये क्या कर दिया दूसरा कॉलम बना दिया है। अब ये आपके पास जो है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया है। तो अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ रहा है, ये वही मैट्रिक्स ए दोबारा फिर से आ गया है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह आप 3 × 3 की भी एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो है वो कोई भी 3 × 3 का मैट्रिक्स जो है वो लिखें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक मैट्रिक्स बी, 3 × 3 को ऑर्डर का लिखूंगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद से बना सकते हैं। तो लिखना कैसे है मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। सबसे पहले आप क्या करें, डायगोनल एंट्रीज कोई भी से अपनी मर्जी से लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे लेट्स से 9 कर दिया। कोई भी एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज में आप लिख दिया अपनी मर्जी से। उसके बाद जब नॉन डायगोनल एंट्रीज की बारी आएगी तो ऑपोजिट एंट्रीज आप लोगों ने क्या करनी है, सेम सेम रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लेट्स से -7 लिखता हूँ तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल सामने जो है जो एंट्री आएगी यहाँ पे वो भी मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, -7 जो है लिखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉर्नर वाली एंट्री है उसको अगर मैं लिखता हूँ आपके पास लेट्स से वो 8 है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कॉर्नर वाली एंट्री होगी उसको भी क्या लिखूंगा, मैं 8 ही लिखूंगा। इसी तरह जो 8 के नीचे वाली एंट्री बच गई है वो अगर मैं लेट्स से लिखता हूँ आपके पास यहाँ पे लेट्स से 0 कर देता हूँ तो ये भी एंट्री मुझे फिर सामने वाली क्या करनी पड़ेगी, मुझे ये भी 0 ही करनी पड़ेगी। क्या किया, डायगोनल एंट्रीज कुछ भी लिख दी है मैंने अपनी मर्जी से, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज लिखी हैं वो इस तरह लिखी हैं कि ऑपोजिट एंट्रीज जो है आपस में सेम बने। अब ये जो मैट्रिक्स बन गया इन दी एंड मेरे पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कन्फर्म बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। आप चाहे तो अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें, अब इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें दोबारा फिर से यही मैट्रिक्स बी जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी ये मैट्रिक्स जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स बी बी क्या है आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज आप देख सकते हैं, आपको डी ट्रांसपोज लेना अब लेना आता है, आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो डेफिनेशन क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेट्स से कैपिटल ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो लाजमी है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, अगर आप उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेते हैं और ट्रांसफर लेने के बाद आपको आंसर ये मिलता है कि -into वो मैट्रिक्स ए दोबारा फिर से बनता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि जब आप ट्रांसफर लेते हैं किसी मैट्रिक्स का
तो आप मेरे को रिजल्ट में जो है वो वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि साथ में माइनस का सिंबल आए और फिर आपको जो है वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसे मिल जाए। तब इस ऐसे केस में उस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को जिसका आप लोगों ने ट्रांसफर लिया था, उस मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज कैसे लिया है, जो पहली रो है 0 4 3, इसको क्या कर दिया है, पहले कॉलम में चेंज कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी रो है -4 0 -1, इसको दूसरे कॉलम में, इसी तरह जो तीसरी रो है उसको तीसरे कॉलम में भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बन रहा है, आप देखें तो वो मैट्रिक्स ए दोबारा फिर से फिलहाल जो है नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पे अगर आपका +4 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो एंटीज आपकी जो है एग्जैक्टली क्योंकि सेम नहीं बन रही, इक्वल नहीं बन रही, इसलिए आपका जो है मैट्रिक्स ए जो है दोबारा फिर से नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर इस पूरे के पूरा जो आंसर हमारे पास आया है ए ट्रांसपोज का, इस मैट्रिक्स में से हम जो है वो क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो फिर हमारे पास आंसर क्या बनता है, जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स है ये वाला, इस मैट्रिक्स में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स की हर एंट्री में से यह करना है, माइनस कॉमन लेना है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट -4 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो +4 बन जाएगा। -3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो +3 बन जाएगा। ये जो +4 है इसमें से कम माइनस कॉमन लेंगे तो ये -4 बन जाएगा। इस तरह हम बाकी जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं सभी एंट्रीज में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं उन सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे सो है जीरो के, क्योंकि जीरो जो है +0 -0 वो एक ही बात होती है, वो जीरो ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद आपको जो है वो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आपको मिला है इसके अगर आप फोकस फोकस करें या इसको इस मैट्रिक्स ए के साथ कंपेयर करें तो ये वाला मैट्रिक्स और माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला मैट्रिक्स जो आ रहा है, दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स भी हैं, सेम मैट्रिक्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको माइनस कॉमन लेने के बाद दोबारा फिर से जो नया मैट्रिक्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो मिला है, वो मैट्रिक्स क्या मिल गया है, ए ही मिला है। तो इन दी एंड आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा नीचे, उसके साथ जो मैट्रिक्स लिखा है वो क्या मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -(a). तो इन दी एंड आपको क्या मिला है, जब आप लोगों ने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको आंसर क्या मिला है, -(a). ए क्या है, वही मैट्रिक्स है जिसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है। आपको जो है वो -(a) आंसर मिल गया है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए आपको आपने डिस्कस स्टार्ट जिसे आप लोगों ने स्टार्ट किया था, वो मैट्रिक्स ए के आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बात हो रही थी, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हम बात कर लेते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की भी एग्जांपल्स आप लोगों को ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है खुद से भी बहुत सारी एग्जांपल जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो है बना सकते हैं। वो सीखने के लिए क्या करना होगा, उसको सबसे पहले जो गिवन एग्जांपल सॉल्व की गई है, यहाँ पे दी गई है, उसको पहले देखिए कि वहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है किस तरह कंसिडर किया गया है। तो मैट्रिक्स ए को देखें कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज थी वो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो 0 लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो ऑपोजिट एंट्रीज हैं वो सेम तो हैं, लेकिन उनके सिंबल जो है या साइन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे क्या है, -3 है। यहाँ पे अगर -1 है तो यहाँ पे क्या है, +1 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की एग्जांपल में ये चेंजिंग आ रही है कि आपकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है, जस्ट क्या है, लेकिन नंबर वाइज तो आपस में इक्वल है, लेकिन उनके जो है वो साइन जो है वो डिफरेंट है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इस तरह इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैट्रिसेस की और भी एग्जांपल ऐसे बना सकते हैं जो कि उसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों। फॉर एग्जांपल मैं आसानी के लिए सबसे पहले 2x2 मैट्रिसेस से स्टार्ट करता हूँ। आप 2x2 मैट्रिसेस की भी खुद से उसकी सिमेट्रिक एग्जांपल बना सकते हैं। कैसे बनानी है, लेट्स से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है, वो मैं क्या लिखता हूँ, इस तरह लिखता हूँ कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उनको 0 कर देता हूँ। याद रखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो भी मैट्रिक्स आपने लिखना है। तो डायगोनल एंट्रीज को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको क्या करेंगे, उनके साइन जैसे जो है वो डिफरेंट रखेंगे, वैसे ही क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे अगर लेट से लिखते हैं हम -2 लिखते हैं, तो इससे ऑपोजिट जो एंट्री होगी उसको फिर क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बी है आपका करते हैं हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे।
पहली रो आपके पास 0 - 2 है, वो क्या बन जाएगा, 0 - 2 पहला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद दूसरी रो आपके पास क्या है, दूसरी रो आपके पास 2 और 0 है, तो ये 2 और 0 दूसरी रो है आपके पास, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो आपके पास ये बी के ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। ये जो बी के ट्रांसपोज का आंसर आया है, ये बी तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम क्या करें, इस बी की हर एंट्री में से माइनस कॉमन ले लें, सॉरी बी की कह रहा हूँ, ये जो बी के ट्रांसपोज का आंसर आया है, अगर आप इसकी इस मैट्रिक्स की हर एंट्री में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो है माइनस कॉमन मिल जाएगा। ये जो आपका आंसर है मैट्रिक्स आया है, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो 0 में से माइनस कॉमन लेंगे 0 ही रहेगा। इस 2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद अगेन इस -2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, +2 आ जाएगा। और लास्ट वाले 0 से माइनस कॉमन लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो इन दी एंड आपको आंसर मिल गया माइनस इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, ये जो आपके पास आंसर में आया माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी के साथ कंपेयर करें तो दोनों मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, सेम ही है। तो इसका मतलब ये कि आपको आंसर मिल गया है माइनस इंटू बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि अगर आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, -b मिलेगा। इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो बन गया आपके पास 2x2 मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। इसी तरह आप 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है, वो भी खुद से जो है ना एज ए स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो बना सकते हैं। वो कैसे बनाने हैं, सेम पैटर्न या आइडिया को ही फॉलो करना है हम लोगों ने। 3x3 की एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसी मैट्रिक्स बी को कंसिडर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे बनाना है आपने इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, उनको 0 बना देना है। तो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनको क्या करता हूँ मैं, 0 कर देता हूँ। उसके बाद जो अपोजिट एंड पे एंट्रीज लिखी हुई हैं उनके साइन जो है वो डिफरेंट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो उसकी अपोजिट अपोजिट एंट्री क्या बन रही है, -7 कर दी है मैंने। उस तरह अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसकी अपोजिट एंट्री जो है उसको मैं क्या करता हूँ, -8 कर देता हूँ, या फिर क्या करते हैं, इसको -8 कर देते हैं, तो इसकी अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी, ये +8 बन जाएगी। तो जिसका मर्जी साइन चेंज कर दें, लेकिन साइन जो है वो दोनों एंट्रीज के डिफरेंट होने चाहिए, जो कि नॉन नेगेटिव एंट्रीज है एक दूसरे के अपोजिट है। उसके अलावा ये अपोजिट एंट्रीज मैंने 0 ही कर दी है। इसका मतलब ये है कि इनके साइन चेंज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दी एंड अब जो मैट्रिक्स यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये भी आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखा कैसे है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कि डायगोनल एंट्रीज जो है आप 0 कर दें, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, अपोजिट लिखी हुई एंट्रीज, उनके जो है वो जस्ट साइन चेंज कर दें। वैसे मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी जब आप इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जब आपको नया मैट्रिक्स एक आंसर मिलेगा, वो यही मैट्रिक्स बी दोबारा फिर से जो है नहीं बनेगा। लेकिन जब आप उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका आंसर जो है वो जो माइनस के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो मैट्रिक्स बी बन जाएगा। तो इन दी एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। क्योंकि बी का ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आपको -b मिला है, इसलिए जो मैट्रिक्स बी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो खुद से भी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगेन सबसे पहले वही बात, जैसी बात हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कर रहे थे, कि सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है डायगोनल मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, हर डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन उनकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कुछ मैट्रिसेस, कुछ डेफिनेशन आती हैं जहाँ ऐसी हैं जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन जो है लाजमी इम्पोज की हुई है। तो आप लोगों ने याद रखना है कौन कौन सी डेफिनेशन के लिए मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिसेस होना लाजमी है, और कौन सी डेफिनेशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर हो या ना हो। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन केस में मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी नहीं था। वो मैट्रिक्स है स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर उसकी सारी एंट्री 0 हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी नहीं है। तो जहाँ जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसके बाद उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, अगर उसकी ए आई जे एंट्री जो है वो
क्या हो, 0 हो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, एंड एट लीस्ट वन ए आई जे वाली एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर आर आई इज इक्वल टू जे। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी एंट्री की जो है पोजीशन जो है वो ए आई जे की फॉर्म में जो है बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में जो पहली एंट्री 2 है, टू दूसरी एंट्री जो पहली एंट्री 2 है वो पहली रो और पहले कॉलम में मौजूद है, इसलिए 2 की पोजीशन क्या होगी 1 1, यानी कि 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A11 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पहली रो और पहले कॉलम में है। इस तरह ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 आपके पास पहली रो और दूसरे कॉलम में है, इसलिए हम 0 को लिख सकते हैं A12 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 आपके पास दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है, इसलिए हम A6 को लिख सकते हैं A22, क्योंकि दूसरी रो दूसरे कॉलम में है। ये कौन A22 कौन सी एंट्री है, वो है 6 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ए आई जे आपकी एंट्री, ए आई जे क्या कर रही होती है, मैट्रिक्स इन जनरल मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, A11 को भी, A12 को भी, A13 को भी, A21 को भी, A22 को भी, जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स में इन्वॉल्व हो रही होती हैं सभी को ए आई जे इन जनरल जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स की ए आई जे पोजिशन वाली एंट्रीज जो है वो इन जनरल 0 होंगी। कौन सी ए आई जे पोजिशन वाली एंट्रीज, वो वाली ए आई जे पोजिशन वाली एंट्रीज जिनके केस में आई नॉट इक्वल टू जे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें A12 में, देखें A12 में आई क्या है आपके पास 1 है और जे आपके पास क्या है 2 है। तो A12 के केस में आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। उसके अलावा सारी एंट्रीज जिनके केस में आई और जे आपस में इक्वल नहीं आ रहा, वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए। अब वो एंट्रीज कौन सी हैं जिनके केस में आई नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं जिनके केस में ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स की अगर आप बात करें, इसमें देखें तो जो एंट्री 2 है ये डायगोनल एंट्री है, इसके केस में आई और जे आपस में इक्वल है 1 1। लेकिन जो अगर आप एंट्री 0 की बात करें, ये जो कि नॉन डायगोनल एंट्री है, इसका देखेंगे पहली और दूसरे कॉलम में है, तो इसके केस में आई और जे के हैं आपस में इक्वल नहीं है। उसी तरह इस दूसरे 0 की बात करें, ये भी आपके पास नॉन डायगोनल एंट्री है, ये आपके पास पहली रो और तीसरे कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आई और जे आपस में क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इस 0 की बात करें अगर, तो ये आपके पास दूसरी रो और पहले कॉलम में है, तो इसके समय आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप 6 की बात करेंगे, 6 क्योंकि डायगोनल एंट्री है, 6 आपके पास दूसरी और दूसरे कॉलम में है, तो डायगोनल एंट्री के केस में दोनों क्या हो गए आपस में, आई और जे आपस में इक्वल हो गए हैं। तो आई और जे आपस में इक्वल कब नहीं होते, तब आपस में इक्वल नहीं होते जब आपकी एंट्री जो है वो डायगोनल एंट्री होती है। तो कह रहा है जितने भी ए आई जे हैं वो सारे के सारे 0 हों जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। जब आई नॉट इक्वल टू जे हो मीन्स कि जब आपकी जो एंट्रीज हैं आपकी जब डायगोनल एंट्रीज हों, तो उनके आंसर क्या होने चाहिए, उनके आंसर आपके पास 0 हों, और एंड एट लीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, और कम से कम एक ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कौन सा ए आई जे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू जे कब होता है, जब आपकी एंट्रीज जो है वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो एंड एट लीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपकी कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये एक मैथमेटिकल जो है वो वे से लिखी हुई है। अगर आप इसको जो है वर्डिंग में भी जो है लिख सकते हैं इस तरह, जैसे कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, और के बाद a square matrix A of order n is said to be diagonal matrix if all the elements except at least one element of principal diagonal are 0 is called a diagonal matrix। कि अगर आपकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, 0 हो, जिसको यहाँ पे ये मैथमेटिकल वे से लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, और कम से कम एक जो है डायगोनल एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू 0, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, आई इज इक्वल टू जे का मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, और आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है। तो आई अगर नॉट इक्वल टू जे है मीन्स के नॉन डायगोनल एंट्री है, तो वो क्या होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी नॉन डायगोनल एंट्री हो, यानी कि सारी के सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए, और कम से कम एक डायगोनल एंट्री आई इक्वल टू जे का मतलब है एक डायगोनल एंट्री, तो कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी मैट्रिक्स में जो है वो आपको केस मिल जाता है, या ऐसी कंडीशन अगर आपको किसी मैट्रिक्स में मिल जाती हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना लाजमी है।
इसी डेफिनेशन को अगर आप जो है मैं जो है वो अपने लफ्ज़ों में जो है वो थोड़ा और आसान वे से लिख सकूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके, तो वो भी मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद करने में आसानी हो। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, और इसी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जो है मैं मतलब वर्डिंग में आपको जो है लिख के बताता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। फिर आप लोगों की मर्जी होगी, चाहे आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह जो है वो डायग्रामेटिक्स को डिफाइन करें, या फिर आप लोग जो है वर्डिंग में भी डायग्रामेटिक्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्डिंग में डायग्रामेटिक्स को कैसे डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called diagonal matrix if its all diagonal entries are 0 and at least one of the, सॉरी यहाँ पे डायगोनल आ गया है, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल। तो दोबारा फिर से दिखा करता हूँ मैं यहाँ पे, a square matrix A is called diagonal matrix if its all non-diagonal entities are 0 and at least one of the diagonal entries is नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से वो कैपिटल ए है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर उसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो हों, और जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो। कम से कम एक मीन एक भी हो सकती है नॉन जीरो, दो भी हो सकती है, सारी की सारी नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो लाजमी होनी चाहिए। सारी की सारी जीरो नहीं होनी चाहिए। जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, मेन डायगोनल की एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री लाजमी होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये वाली खास बात पाई जा रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये जो बात मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी है, इसी बात को यहाँ पे उन्होंने जो है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लिख के डायगोनल मैट्रिक्स को जो है वो डिफाइन किया हुआ है। जो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें क्या हो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो हो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब यही है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आई इज नॉट इक्वल जे का भी मतलब यही होता है कि जो नॉन डायगोनल पोजीशन वाली एंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है, और एटलीस्ट वन जो है वो ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे का मतलब ये है कि आप डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, और डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक ए आई जे या एक एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स में जो है वो ये वाली खास बात पाई जा रही है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें, आपको दो डायगोनल मैट्रिक्स की दो एग्जाम्पल लिखी हुई नजर आ रही होंगी। पहली एग्जाम्पल आपके पास ये है, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, सारी की सारी जीरो है। उसके अलावा अगर आप डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो इनमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री आपको मिल ही जाएगी। टू भी मिल सकता है, सिक्स भी मिल सकता है, थ्री मिल सकता है, तो कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री तो आपको मिल ही रही है। तो डायगोनल एंट्री जो है वो सारी की सारी जीरो नहीं होनी चाहिए, इनमें कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इस तरह दूसरी एग्जाम्पल में अगर आप बात करें, दूसरी एग्जाम्पल में भी आपको जो है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का देखें तो आपकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली ये क्या देखें, सारी की सारी जीरो है, ये भी सारी की सारी जीरो है, और ये भी सारी की सारी जीरो हैं। और अगर डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो डायगोनल एंट्रीज में आपको कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो मिल रहा है। ये अगर जीरो है तो कोई बात नहीं, आपको ये एक एलिमेंट कम से कम नॉन जीरो मिल रहा है, उसके अलावा ये भी नॉन जीरो मिल रहा है, ये भी नॉन जीरो मिल रहा है, तो कम से कम एक तो आपको लाजिम मिल रहा है नॉन जीरो एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में से, डायगोनल एलिमेंट्स में से। इसलिए आपको ये जो मैट्रिक्स लिखा हो ये क्या बन जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। याद रखें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होना लाजमी है। अगर कम से कम एक एंट्री भी नॉन जीरो ना हुई डायगोनल मैट्रिक्स में, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स में, तो मैट्रिक्स जो है फिर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी पहली एंट्री जो 2 है इसको भी अगर मैं 0 कर दूँ, उसके बाद जो 6 है इसको भी 0 कर दूँ, उसके बाद जो 3 है इसको भी 0 कर दूँ, तो इस मैट्रिक्स की जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो सारी की सारी क्या है 0 हैं। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन 0 नहीं मिल रहा अभी।